नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी अप 2.0 में। दोस्तों, आज की यह वीडियो संपूर्ण YouTube की सबसे यूनिक वीडियो साबित होगी और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान लगाकर देख लिया तो परीक्षा का हर एक प्रश्न आपके लिए सरल बन जाएगा। तो आए वीडियो को शुरू करेंगे। चित्र के साथ पूरी चित्रात्मक वीडियो आपके सामने आपके माइंड में सेट करेंगे। और यही नहीं, यहाँ पर आपको जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं, यही नहीं बल्कि 15 से 20 मिनट के अंदर हम 150 से 200 कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो कोशिश यह करिएगा, एक पेन और एक कॉपी ले लीजिएगा, वीडियो को सुनहरा बना डालिएगा। सबसे पहले हम प्रेमचंद की रचनाओं को देखेंगे। यहाँ रचनाओं की ही बात नहीं बल्कि डिटेल की भी बात है। क्या प्रश्न साहित्य से बन सकते हैं? दोस्तों, देखते हैं मुंशी प्रेमचंद से क्या फैक्ट बन सकते हैं। समझिए, एक प्रश्न आता है कि हिंदी का कथा सम्राट किसे कहा जाता है या उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है। परे समझिएगा, उपन्यासों का सम्राट और कथा सम्राट प्रेमचंद को माना जाता है। हिंदी में यह पूछा जाए कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंद की पहली रचना कौन सी थी, यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। और प्रेमचंद का अंग्रेजों द्वारा जब्त उपन्यास कौन सा है, यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, यह सारे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपन्यास बहुत मात्रा में लिखे। सेवा सदन दोस्तों इनका पहला उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में यह पूछ लिया जाता है तो सेवा सदन जो है यानी मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास या प्रथम उपन्यास कौन सा है, सेवा सदन। लेकिन क्या मुंशी प्रेमचंद की पहली रचना सेवा सदन है? तो नहीं दोस्तों, तो पहली रचना इनकी है बड़े घर की बेटी है और सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है। दोनों में बड़ा अंतर है दोस्तों। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये भी रचना है मुंशी प्रेमचंद की है। कायाकल्प, नमक का दरोगा, प्रेमाश्रय, मानसरोवर, मंगलसूत्र, करबला, कफन, ईदगाह और पूस की रात, यह भी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहला आता है कामायनी। अब देखिएगा, अगर बात कर ले जयशंकर प्रसाद की तो जयशंकर प्रसाद किसके जनक है? तो छायावाद के जनक है। इसलिए कामायनी से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। हर बार ही प्रश्न पूछा जाता है कि कामायनी किस युग की रचना है, तो छायावाद की रचना है। कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक है। यहाँ भी याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद को हिंदी का कलाधर भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो चलो, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। क्या है? महाकाव्य है। कौन से युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है। दूसरा और तीसरा और चौथा, ये तितली, कंकाल और इरावती, ये तितली, कंकाल और इरावती, ये तीनों जो है दोस्तों ये इनके उपन्यास है। कामायनी महाकाव्य है, तितली, कंकाल और इरावती ये उपन्यास है। जिसमें एक प्रश्न और आता है, हम हमेशा यह पूछा जाता है, हम हमेशा यह याद करते हैं कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो आप कहते हैं कि मंगलसूत्र है। लेकिन क्या आप जयशंकर प्रसाद की अधूरा उपन्यास आपको पता है? आपको पता है? नहीं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है? वो है इरावती। यह हमेशा याद रखना कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इरावती और प्रेमचंद का है मंगलसूत्र। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। यहीं पर हम और देख लेते हैं, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त को एक साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद मारिएगा। झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ और प्रेमपथिक, यह बात आपको याद रखनी है। इनमें से कोई भी रचना अगर आती है तो ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं हैं। ठीक है ना? तो यहाँ कोई भी प्रश्न आपको याद नहीं करना है। तो चलो।
दोस्तों अब अगला आता है हमारा रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल साहब को आप चित्र में देख रहे हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में सबसे पहले महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ऊपर की 3 रचना, लास्ट की अंतिम। तो चिंतामणि किसकी रचना है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। फिर रस मीमांसा आती है, तीसरे नंबर पर पूछी जाती है इनकी त्रिवेणी। तो चिंतामणि को किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। त्रिवेणी को किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। रस मीमांसा को किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और विचार भी थी और हिंदी का साहित्य में भी किसने लिखा है, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों अब जानते हैं हम मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी से प्रश्न क्या बनेगा, आइए जानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। जैस का स्थान जैस नामक स्थान होने की वजह से मलिक मोहम्मद जायसी पड़ा। दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है, तो यह पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। और किस भाषा में लिखी गई है, तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें अवधी भाषा में लिखी गई है, यह बात आपको याद रखना है। तो पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो अवधी भाषा में किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है ना। अखरावट, मटकावत, इतरावत ऐसे आपको ट्रिकी वे में याद करना है। अखरावट, मटकावत, इरावत, ये देखिए ये इन सब में टैत आ रहा है। इसके साथ देखिए चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम, और इनमें याद कौन सा करना है महत्वपूर्ण। 1 स्टार लगा लो, 1 स्टार इस पर लगा लो और 1 स्टार इस पर लगा लो। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन तीनों को आपको भूलना नहीं है, इनमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर ले तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। कालिदास की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ से क्या डिटेल बनेगी। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। तो याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम लिखा किसने है, तो कालिदास ने लिखा है। लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो ये क्या है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। यह भी बात आपको याद रखनी है। तो राजा लक्ष्मण सिंह आपको भूलना नहीं है। रघुवंशम किसकी रचना है, कुमार संभव किसकी रचना है, विक्रमोर्वशीय किसकी रचना है, मेघदूतम किसकी रचना है, ऋतु संहार किसकी रचना है। ये केवल इतने ही कालिदास की रचनाओं को आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की बात कर लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि हैं और महान कवि में से एक प्रश्न आता है कि ये बताए रामचरितमानस को किसने लिखा है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 7 कांड हैं। तो कमेंट करके बताएं जिसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है, क्या बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस की बात कर लें तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। विनय पत्रिका को तुलसीदास, दोहावली, कवितावली, गीतावली ये तुलसीदास ने लिखा है। और फिर मंगल जिसमें आ जाए, जैसे कि जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है ना। रामाज्ञा प्रश्न, राम नला नछु, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वैराग्य संदीपनी एक और प्रश्न आता है। तुलसीदास ने अपनी जो है रचनाओं में किसके चरित्र का वर्णन किया है, तो किसके चरित्र का वर्णन किया है, तो राम के चरित्र का वर्णन किया है। यह बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों हम अब बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का द्वितीय राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। यहीं पर हम बात करें तो हिंदी के पहले राष्ट्रीय कवि कौन थे, तो हिंदी के पहले राष्ट्रीय कवि थे मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर हम
बात करें रामधारी सिंह दिनकर की तो केवल आपको एक ही बात ध्यान रखना है, उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को मिलता है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, द्वंद्वगीत। अगर प्रश्न में आए तो हिंदी में सबसे पहले हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसे मिलता है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिलता है, तो ये मिलता है चिदम्बरा को। और चिदम्बरा किसकी रचना है, तो ये चिदम्बरा है सुमित्रानंदन पंत की। अगर हम बात कर लें, अगर लेकिन यहाँ पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वो किस कृति पर मिला है, तो वह मिला है उर्वशी पर। ठीक है ना। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि रश्मिरथी किसकी रचना है, तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की। यहाँ पर अन्य रचना देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, द्वंद्वगीत रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है ना, यह बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगला आता है दोस्तों हमारा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा से एक प्रश्न आता है, महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन सी है, तो महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन सी है। और दूसरा, महादेवी वर्मा को अगर दूसरे नाम से जाना जाता है तो क्या नाम है। तीसरा, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा की बात करें तो निहार इनकी पहली रचना है। महादेवी वर्मा ने निर्जा को लिखा, सांध्य गीत को लिखा, दीपशिखा को लिखा, यामा रश्मि को लिखा। यहाँ पर हम यामा की बात करें तो यामा एक ऐसी रचना है जिस पर अगर पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस पर मिलता है, तो यामा पर। रश्मि और अतीत के चलचित्र। इसके साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है दोस्तों, मेरा परिवार किसने लिखा है, तो मेरा परिवार माई फैमिली किसकी रचना है, यह भी महादेवी वर्मा की रचना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की बात कर लें तो सुमित्रानंदन पंत देखिए 68 के दशक में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। पहला व्यक्ति अगर कोई होगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाने वाला कोई व्यक्ति पंत साहब थे। पहली कोई रचना है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की, वो है चिदम्बरा। तो बात हम सुमित्रानंदन पंत की करें तो 68 के दशक में चिदम्बरा को मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वीणा किसकी रचना है, तो पंत की है। स्वर्णधुली किसकी रचना है, तो पंत की है। युगवाणी किसकी रचना है, तो पंत की है। ग्राम्य किसकी रचना है, तो पंत की है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, तो पंत की है। सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है प्राकृतिक का सुकुमार, कभी भी कहा जाता है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और हम इनकी और रचना की बात करें तो पल्लव है, स्वर्ण किरण है, लोकायतन है, युगांत है, युगवाणी है, युगपथ है। इससे ज़्यादा परीक्षा में क्या ही पूछा जाएगा। यकीन मानो यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाएगा। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। कोई भी प्रश्न यह भी यकीन करना चाहिए परीक्षाओं में भी प्रश्न की रचनाओं से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अब हम सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान इन्होंने वीर रस पर कविताएं लिखी हैं, जैसे कि झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी बोती, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। मुकुल को किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। त्रिधारा को किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बिखरे मोती को किसने लिखा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने।
दोस्तों आइए अब देख लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाओं को। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। क्रांतिकारी कवि जो हैं किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों कुकुरमुत्ता, इनकी रचनाओं में से कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, तुलसीदास। हाँ दोस्तों, यहाँ पर तुलसीदास पर ध्यान देने योग्य बात है। प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफर्म नहीं हो पाता है, कहता है नहीं ये तो तुलसीदास की ही रचना होगी। नहीं, तुलसीदास की रचना स्वयं तुलसीदास ने नहीं लिखी है, बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। गीतिका तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर, यह किसने लिखी है, तो दोस्तों ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। दोस्तों अब हम हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं की बात कर ले, तो हरिवंश राय बच्चन जो इलाहाबाद से संबंधित रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी प्रमुख रचनाओं में से आपको याद रखना है मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत, संगीत और बंगाल का काव्य। ये बात आपको याद रखनी है, हरिवंश राय बच्चन की है ना। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये रचनाएं हैं, ये रचनाएं किस की हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं में से आपको याद रखनी है भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा। ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात भी ध्यान रखनी है, मैथिली शरण गुप्त को जो है हिंदी का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेखक की रचनाएं। दोस्तों अब हम बात करेंगे धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं। धर्मवीर भारती दोस्तों एग्जाम में बहुत ही बार पूछ लिए जाते हैं। धर्मवीर भारती में दोस्तों दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, यह है और एक महत्वपूर्ण यह है, और फिर यह पूछ ली जाती है, यानी चार रचनाएं इनकी हैं। कनुप्रिया याद ही करना है, ठंडा लोहा आता ही है बहुत, धर्मवीर भारती, अंधायुग, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से एक ना एक जरूर आएगी ही आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेखक की रचनाएं। दोस्तों अगली है हमारी सूरदास की प्रमुख रचनाएं। दोस्तों सूरदास की रचनाओं में से आपको दिखाना है तो सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, और तुलसीदास ने भगवान श्री राम का वर्णन किया है। सूरदास ने सूरसागर लिखा है, सूरपच्चीसी लिखी है, सूरसावली लिखी है, साहित्य लहरी लिखी है और गोवर्धन लीला लिखी है। और सूरदास ने ब्रज भाषा में इन्हें लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि श्री वल्लभाचार्य थे। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अगले लेखक की रचनाएं। दोस्तों अब हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं। हरिऔध की बात कर ले तो हरिऔध क्या है, इनका उपनाम है। अब इसमें से एक प्रश्न आता है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो यह है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रमुख कवि कौन सा है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की। तो ये दोनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय की बहुत ही पूछी जाती है, लेकिन हमें सारी याद रखनी है। अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, चोखे चौबदे बहुत बार यानी बहुत बार परीक्षा में ट्रेंड हुआ है, यानी अयोध्या सिंह का। तो ठीक है ना, याद रखिएगा।
दोस्तों अब हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। चित्र के साथ महावीर प्रसाद की बात करें ले तो एक प्रश्न आता है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो याद रखिएगा, जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो द्विवेदी युग नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इनकी रचना। दोस्तों इनकी रचनाओं में से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें से एक विचार विमर्श और अद्भुत आलाप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछी जाती है, लेकिन आपको याद रखना है अद्भुत आलाप कालिदास की निरंकुशता, नेस्जीय चरितम चर्चा, साहित्य सीकर और लास्ट विचार विमर्श, ये आपको याद रखनी है। दोस्तों अब देख लेते हैं हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो अशोक का फूल बहुत बार आए, एक ये रचना आती है, और इसके साथ एक ये रचना आती है, और इसके साथ ये कुटज बहुत पूछी जाती है। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर और कुटज, ये बात आपको याद रखना है। दोस्तों ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से। दोस्तों अब देख लेते हैं हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं। प्रश्न आता है पहला कि हिंदी का व्यंग्यात्मक कवि कौन है, या हिंदी का व्यंग कवि किसे कहा जाता है। व्यंग लेखक कौन है? तो व्यंग तो हरिशंकर परसाई है। व्यंग करते हैं जैसे प्रेमचंद्र के फटे जूते इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको यहाँ और भी बता रहे हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद ही रखना है, और भूत के पाँव पीछे, इतना ही ठीक है ना। दो तो कभी भी नहीं भूलना है, हरिशंकर परसाई एक व्यंग कवि है, व्यंग्यात्मक चीज़ों को लिखते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पाप पीछे, सदाचार का ताबीज़ और शिकायत मुझसे भी है, और एक और आता है प्रेमचंद के फटे जूते। ये किसकी रचना है? ये भी रचना है हरिशंकर परसाई की। आई होप दोस्तों यह बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अब हम देखेंगे कबीर की प्रमुख रचनाएं। दोस्तों कबीर की प्रमुख रचनाओं में आपको केवल बीजक ही याद रखना है, बीजक के ही पाठ यह बाकी तीनों हैं। साखी शबद रमेनी बचपन में आपने पढ़ा ही होगा 10th और 12th में। तो कबीरदास की बात करें तो कबीरदास ने बीजक, साखी, शबद रमेनी आदि रचना लिखी है, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं केशवदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। दोस्तों केशवदास बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं परीक्षा में। केशवदास की एक रचना है जैसे रसिक प्रिया हुआ, कवि प्रिया, इसमें प्रिया लिखा है ना, जिसमें रामचंद्रिका बहुत आती है। ये चारों रचनाएं को कभी नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये चार रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, केशवदास पूछे ही जाते हैं परीक्षा में। तो चलिए अब इनकी रचना देख लेते हैं। इनकी रचना है जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन बावनी, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। दोस्तों अब हम देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना को। तो दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा की रचना में मृगनयनी आपको याद रखना है, बांस की फांस, झांसी की रानी। दोस्तों झांसी की रानी देखिएगा, वहाँ भी आपको देखा होगा जब आपने सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ा होगा, उन्होंने भी लिखा है, अलग तरीके से लिखा है, भुवन विक्रम, ठीक है ना। अब इसमें से आपको याद करना है मृगनयनी को, आपको कतई ना भूलना है। वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी बहुत ही पूछी जाती है, केवल एक ही रचना पूछी जाती है, लेकिन हम आपको चारों ही बता रहे हैं।
दोस्तों अब हम देखेंगे देवकीनंदन खत्री की प्रमुख रचना। दोस्तों देवकीनंदन खत्री से प्रश्न न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल आता है। देवकीनंदन खत्री जी से प्रश्न आता है तो कहता है कि चंद्रकांता किसकी रचना है। बहुत बार आई भूतनाथ, बहुत बार आई, दो ही आती है कटोरा भर और कुसुम कुमारी। यह भी याद रखिए। चंद्रकांता, भूतनाथ, कटोरा भर और कुसुम कुमारी ये क्या है? ये देवकीनंदन खत्री की कहानी है यानी रचनाएं हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना। तो दोस्तों आपको विष्णु शर्मा की एक ही रचना याद रखनी है, वह है पंचतंत्र। ये आपको याद रखनी है। दोस्तों अब हम देखेंगे चंद्रवरदाय की प्रमुख रचना। तो दोस्तों चंद्रवरदाय की प्रमुख रचना में आपको एक ही रचना याद रखनी है, वह रचना है पृथ्वीराज रासो। ये आपको याद रखनी है। दोस्तों अब हम देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचना। दोस्तों अगर हम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना के बारे में बात करें तो इनकी दो रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है मैला आंचल, एक है कितने चौराहे। फणीश्वर नाथ रेणु जो है, रेणु इनका उपनाम है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनकी तीन रचनाएं हैं, एक मैला आंचल, एक कितने चौराहे और प्रति परिकथा। प्रति परिकथा किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। दोस्तों अब हम देखेंगे यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं, जिसमें झूठा सच बहुत आती है। दोस्तों इनकी अन्य रचना भी हैं, दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। दोस्तों ये सब रचनाएं यशपाल जी की हैं। दोस्तों अगर आप यूथ स्टडी हब 2.0 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपसे एक ही उम्मीद है कि अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, हर भाई से हमारी गुजारिश है, अगर आपको थोड़ी सी मेहनत लग रही है तो ये वीडियो अपने 4 मित्रों को शेयर करें। ये बात बता देना कि सब्सक्राइब करें, अन्यथा मत करो। आपका स्वागत है दिल से, लेकिन ये वीडियो कम से कम एग्ज़ाम से पहले देख लो कि हिंदी की वीडियो अब यूथ स्टडी हब पर भी आती है और अब से समय समय पर हिंदी की वीडियो आपको मिला करेगी। हम मिलते हैं दोस्तों अब ऐसी ही नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।